हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा चैप्टर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कल पढ़ा था। आज के सेशन में पी ब्लॉक, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था कि पी ब्लॉक हमें पढ़ना है, तो पी ब्लॉक का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। वर्ग 13 से 18 तक के तो जो तत्व आते हैं आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ते हैं, उसमें वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के जो तत्व हैं वो सारे आपके किस में आते हैं? पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर आप पी ब्लॉक कब देख रहे हैं? पी आपकी जो शेल होती है, पी वाली जो आपकी सब शेल होती है, उसके किसी ऑर्बिट में जब आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आपका पी सबशेल में या पी की ऑर्बिटल में एंटर कर रहा होगा, तो वो आपका क्या कहलाता है? पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है, या उन सभी एलिमेंट्स को पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी जो यहाँ पर दिखाए गए हैं वर्ग 13 से लेकर, वर्ग क्या होते हैं? आपके कॉलम्स होते हैं, जो ये ऊर्ध्व कॉलम है ये वाले, इनको वर्ग कहा जाता है। तो ये वर्ग 13 है, ये 14, 15, 16, 17 और 18, इनको क्या कहा गया है? 13, 14, 15, 16, 17, 18 के जो ये तत्व जितने भी वर्ग हैं, ये इनके अंतर्गत जितने भी आपके तत्व हैं ये सभी पी ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे, यानी इन सभी का आखिरी इलेक्ट्रॉन पी वाली सबशेल में एंटर कर रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पी ब्लॉक को पढ़ते हैं। इसके अलावा आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो जो सबसे बाह्यतम कोश होगी इन तत्वों की, उनके बाह्यतम कोश के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो क्या बनता है? NS2NP126, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन आता है। NS2NP126 से क्या समझे? N क्या होगा? ये आपकी वो नंबर ऑफ शेल है, यानी कौन से नंबर की शेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरा 2 का मतलब क्या है? देखो, S की एक ही ऑर्बिटल होती है, S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल पाई जाती है आपकी, तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो NS2। तो जब 2 भर गए तभी तो P में एंटर करेगा, और P में फिर से n आ गया, यानी नंबर ऑफ शेल कौन सी है, देन p वाली सब शेल का कौन सी ऑर्बिट में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। क्योंकि आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, p की कितनी आपकी 3 ऑर्बिटल बनती है, px, py, pz, तो तीनों में आपका अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उससे कम एक तक, 1 से 6 के बीच में यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो डिपेंड करेगा उसका एटॉमिक नंबर क्या है, या उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। सो द पी ब्लॉक एलिमेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द NS2NP126 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये NS2NP126 किसके लिए है? संयोजी कोश के लिए है, या जिसे आप क्या कहते हैं? बाह्यतम कोश भी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोश या संयोजी कोश के लिए होगा। ठीक है, अंदर का इधर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होगा। ओके, सिर्फ बाह्यतम जो सबसे बाहर की शेल होगी, जैसे सपोज 1, 2, 3, तीसरी शेल है सपोज ये, तो तीसरी शेल का ये संयोजी कोश हो गया, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NS2NP126 वाला होगा। क्लियर है इतना? इसके बाद representative elements belonging to the S and P block in the periodic table are called the representative elements और main group elements। ठीक है, इनको आपका प्रतिनिध्यात्मक तत्व भी कहा जाता है। ग्रुप S और P के जो जितने भी आपके तत्व आते हैं उनको। ओके, ग्रुप 15 एलिमेंट की बात करेंगे, क्योंकि 13, 14 आपने 11th में पढ़ा होगा। 15 से हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। वर्ग जो आपका 15 है उसमें कौन सी फैमिली आती है? नाइट्रोजन फैमिली आती है। नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस वर्ग का पहला तत्व नाइट्रोजन है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन के ही आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्लियर हो जाएगा। देखो नाइट्रोजन में क्या है? 7 इसका परमाणु क्रमांक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 7 इलेक्ट्रॉन है। इन 7 के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहला 1s में जाएगा, 1s2। ठीक है,
आपको पता है 1 वाली जो पहली वाली जो शेल होती है उसमें एक ही सब शेल पाई जाती है S वाली, ठीक है। P कहाँ से शुरू होता है? P आपका 2 से शुरू होता है, तो फिर आपका क्या आएगा 2s2, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके? 3 बचे, वो किस में जाएंगे? 2p में जाएंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से 1s2 और 2p3, तो ns2 np126 आप कहते हो तो 3 हो गया है। तो यहाँ पर आपका ये बाह्यतम कोश के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो ये बाह्यतम कोश बनेगी इसकी दूसरी वाली। तो यानी अगर आप नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के लिए पहली कोश ये है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी कोश में टोटल कितने हैं? 2 सबशेल S में है और 3 सबशेल P में है, तो टोटल कितने हैं? 5। इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए बना रहे थे? इस वाली सबशेल के लिए बना रहे थे। ओके, सो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, जिसमें कि कौन कौन से आएंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक आएगा, एंटीमनी आएगा, बिस्मथ आएगा, बिलोंग टू कॉन्फ़िगरेशन इज NS2Np3। क्लियर है? यानी इन सभी के लिए आपने क्या बोला है? एक वर्ग में आने वाले सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। संयोजकता समान है तो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भी किस प्रकार से? इसी प्रकार से आप निरूपित करेंगे। NS2Np3 उनका क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, चलिए, तो Np3 में आपका क्या आएगा? जब आप p की ऑर्बिटल बनाते हैं, 3 ऑर्बिटल आएंगे, px, py और pz, तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो क्या कैसे बोलते हो? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होती है इसकी, ठीक है ना, यानी अर्ध भरित भी इसको। द ग्रुप 15 एलिमेंट, नाइट्रोजन है आपका, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर एनर्जी लेवल। सबसे बाह्यतम कोश में मैंने आपको कितना, यहाँ देखो 5 इलेक्ट्रॉन बताए ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। 10 टू शेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है। क्या बनाता है? सहसंयोजी आपके जितने भी यौगिक होते हैं वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, ये आपका नाइट्रोजन फैमिली के बारे में हो गया पूरा। अब यहाँ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आप देखते हैं जो अफेक्ट होती हैं या फिर जो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट। ओके, और उसका जो भी एटॉमिक नंबर होगा और एटॉमिक मास होगा उसके आधार पर उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है। जैसे कि नाइट्रोजन की बात करें तो उसकी फिजिकल स्टेट गैस होती है, नाइट्रोजन आपको गैस के रूप में दिखती है। इसके अलावा फॉस्फोरस सॉलिड होता है, आर्सेनिक सॉलिड होता है, एंटीमनी सॉलिड, बिस्मथ भी आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ओके, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, फॉस्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51 और बिस्मथ का 83 हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आइसोटोप्स क्या क्या मिलते हैं इनके? 14N और 15N है नाइट्रोजन का, 31P फॉस्फोरस का आता है, आर्सेनिक का 75 आता है, 75AS, 121SB एंटीमनी का है और 209 बिस्मथ का मिलता है, ठीक है। एटॉमिक मास या मास नंबर आप बोलते हैं 14 है नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का 30.97 है, आर्सेनिक का 74.92 आएगा और एंटीमनी का 121.76, 209.98 आपका बिस्मथ का आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं, तो सभी के जो बाह्यतम कोश होगा उसमें NS2Np3 टाइप का आपको क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है बाह्यतम कोश के लिए। ओके, इस प्रकार से। और आप देखते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कोशों की संख्या में एक एक की बढ़ोतरी होती जाती है। जैसे आपने कहा नाइट्रोजन के लिए आपने क्या देखा था? 2s2 2p3, ठीक है। तो ये दूसरी वाली शेल थी। जब आप फास्फोरस पे आए तो ये 3s2 3p3 हो गया, यानी अब फॉस्फोरस में एक और शेल आ गई है। इसके अलावा जब आप आर्सेनिक पे गए तो 4s2 4p3, इसमें एक और शेल आ गई है, यानी नंबर ऑफ शेल्स यानी कोशों की संख्या एक एक करके बढ़ रही है जैसे आप वर्ग में नीचे जा रहे हो, ठीक है। एंटीमनी की बात कर रहे हैं आप तो 5s2 5p3, तो इसमें एक और शेल आ गई है। बिस्मथ की बात कर रहे हैं तो उसमें 6s2 6p3, एक और शेल एंटर कर गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। साथ ही आप अगर एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रही है। क्यों?
भाई यहाँ देखो ना, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। अगर आप नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन में आपके इस प्रकार से 1 और 2 ही शेल थे। फॉस्फोरस में आपके 3 शेल आ गए हैं। आर्सेनिक की बात करेंगे तो आपके 4 आ गए हैं। एंटीमनी की बात करोगे तो 5 आ गए हैं। बिस्मथ की बात करेंगे तो उसमें 6 आ गए हैं। ओके, तो इस प्रकार से एटॉमिक जो साइज है वो बढ़ रहा है। जो कि साइज बढ़ रहा है एटम का, तो रेडियस क्या है, उसके न्यूक्लियाई से आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस है, तो ये भी बढ़ती हुई दिख रही है आपको सब जगह। ठीक है ना। तो आप नाइट्रोजन से अगर बिस्मथ की तरफ चलते हैं या वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं, तो आपको जो एटॉमिक रेडियाई है, परमाणु की त्रिज्या है, उसमें बढ़ोतरी होते हुए दिखती है। लेकिन जब आप एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ देख रहे हैं, तो एंटीमनी का है 2.06 और बिस्मथ का है आपका 2.07। तो इन दोनों के बीच में आपकी जो वृद्धि है वो बहुत कम है, एकदम इतना ज्यादा उन दोनों के बीच में अंतर नहीं आ रहा है उनकी त्रिज्या में। ओके, तो क्या समझ आया, वर्ग में नीचे की ओर चलने पर आप क्या कहेंगे, जो एटॉमिक रेडियाई है या परमाणु की त्रिज्या है, उसका परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी या परमाणु का आकार बढ़ेगा। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि परमाणु की संख्या बढ़ रही है उसके कारण। ये आपका सभी जगह आप लागू करेंगे जब तक जितने भी ग्रुप्स आप पढ़ेंगे उन सभी में। ओके, चलिए, डेंसिटी भी आपको दिख रही है, तो डेंसिटी भी आपको इंक्रीज होते हुए दिख रही है। क्यों, क्योंकि मास नंबर आपका बढ़ रहा है, द्रव्यमान चूंकि बढ़ रहा है तो घनत्व भी बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ रहा है ना, यहाँ पे देखो ये एटॉमिक मास बढ़ रहा है नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने पर। तो चूंकि घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बढ़ रहा है, अंश में मान बढ़ रहा है, तो पूरे भिन्न का मान बढ़ेगा, यानी घनत्व बढ़ेगा। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा घनत्व। तो इसलिए ये देखिए डेंसिटी में इंक्रीज होता हुआ आपको दिख रहा है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट देखिए तो मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ से आपको मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट, धातु का मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है कम होता है और धातु का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो पहले के तत्व हैं ये अधातु हैं आपकी, नाइट्रोजन फॉस्फोरस हो गया। इसके बाद आपकी क्या आ रही है, धातुएं आ रही है, तो धातुओं का क्या होता है, अधिक होता है। चलिए, तो ये आपकी पूरी सारी क्या हो गई है यहाँ पर प्रॉपर्टीज। एटॉमिक रेडियाई की बात आपने की तो क्या हो गया, कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बढ़ रही हैं जब हम वर्ग में नीचे की ओर जा रहे हैं। देयर इज एप्रिशिएबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियाई फ्रॉम एन टू पी। जब आप नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ चलते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा आपको इंक्रीज होता हुआ दिखता है। देयर इज स्मॉल इंक्रीज फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल इन हैवी एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि वहां पर बीच में देखो 4 के बाद आपका एफ भी आ जाएगा, है ना, एफ आ जाएगा, डी आ जाएगी, डी की ऑर्बिटल आएगी बीच में। तो उनके कारण क्या हो रहे हैं, इनका साइज जो है वो छोटा हो रहा है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है तो उस पर जो आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला या न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होता है, नाभिक का जो प्रभाव होता है, वो बाह्यतम कोश में कम होता जाता है। समझ रहे हो ना, जितनी ज्यादा शेल, जैसे आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हो तो उसमें आपकी 2 ही शेल थी। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास में ये दूसरी वाली शेल, तो नाभिक के पास में दूसरी वाली शेल, तो नाभिक का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। अगर आप लास्ट वाले की बात करें तो उसमें 6 शेल आ गई हैं। तो ये बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। अब नाभिक का प्रभाव इसमें क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इस इलेक्ट्रॉन को आप इजीली यहां से निकाल सकते हैं, यानी कम एनर्जी दे करके, और आप इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको बाहर निकालने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो जो आप एनर्जी दे रहे हो उसी को तो आयनाइजेशन एनर्जी कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन में आपको आयनाइजेशन एनर्जी की मात्रा अधिक मिलेगी, जबकि लास्ट में जो आपका एलिमेंट है बिस्मथ, उसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जा रहा है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये क्या हो रहा है, ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर क्या आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि अब आपको इजी हो रहा है इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना। ओके, इस प्रकार से समझेंगे इसे।
Group 15 elements have higher ionization energy than group 14 elements due to smaller size of group 15 elements. ठीक है, ग्रुप 14 की तुलना में जो 15 के हैं उनको उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है यहाँ पर हाइयर है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका साइज आपका छोटा हो रहा है। ओके, Group 15 elements have higher energy than group 16 elements because they have stable electronic configuration, that is half filled p orbitals. और 16 से भी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को पढ़ोगे तो उनसे भी इनका क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हाफ फिल्ड, या तो फुल्ली फिल्ड होगा तब स्टेबिलिटी आती है, या हाफ फिल्ड अगर ऑर्बिटल्स हैं तब स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पर np3 है ना, क्योंकि सारी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ फील्ड में भी क्या आ रहा है आपका, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। इसके कारण इसका क्या हो रहा है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है। तो क्या समझे, जो ग्रुप 15 के हैं, नाइट्रोजन फैमिली जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 14 से भी अधिक है और 16 से भी अधिक है। ठीक है ना, तो 14 से अधिक क्यों है? क्योंकि 14 की तुलना में इनका साइज छोटा है, और 16 से अधिक क्यों है? क्योंकि 16 की तुलना में इनमें एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। ओके, तो इतना आपका पीए ब्लॉक के बारे में हो गया है। और इसमें आप और क्या क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछ लेता है क्वेश्चन, ये हम पढ़ेंगे। और आपको होमवर्क में करके आना है, डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ के आएंगे, डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ के आएंगे आप लोग, प्रिपरेशन है इसकी। इसके अलावा इसमें नाइट्रिक एसिड आता है आपका, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। सल्फर के बारे में आप लोग पढ़ के आएंगे, फास्फोरस के कौन कौन से रूप हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, डाई नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस, ओके, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। सल्फर के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि ये चीजें थोड़ा इजी है समझने में, तो आप उनको इजीली कर लेंगे। ओके, आने वाले सेशन में हम इसके और कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। ये बेसिक आइडिया था आपका, जिस प्रकार के से हमने नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी उनकी क्या थे गुण थी, वो जो चेंज हुई हैं उसी प्रकार से सभी ग्रुप में लगभग चेंज होता है। बस आपको मान ध्यान रखने होते हैं सब जगह, टेबल आपकी बुक्स में बनी हुई है, उनको ध्यान से पढ़ लेंगे। कभी कभी पूछ लेता है कि किसका घनत्व ज्यादा है किसका कम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में पी ब्लॉक स्टार्ट किया, एक जनरल आइडिया लिया है पी ब्लॉक के बारे में, और नाइट्रोजन फैमिली की प्रॉपर्टीज आपने देखी है यहाँ पर। इसी प्रकार से पूरी जो भी आपके आगे की फैमिलीज आएंगी उनके गुण भी इसी प्रकार से बदलेंगे ग्रुप में, जब आप ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, और मान उनके अच्छे से याद कर लेंगे। जो मैंने होमवर्क में दिया है उसको आप करके आएंगे। ठीक है, आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर बात करेंगे। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।